ड्रामा के स्टार्टिंग में हेड मास्टर को देखते हैं जिनके जितने भी शिष्य होते हैं ना वो सब जो है अपनी आखिरी चरण पर पहुंच चुके थे। उन सबको हेवन जाने का मौका मिल गया था। अब सब एक एक करके जा रहे थे तो मास्टर को भी क्योंकि अपने सबसे ऊंचाई वाले स्तर पर जाना था। वो इंतजार कर रही थी कि जब मेरे सारे स्टूडेंट ऊपर जा रहे हैं तो वो क्यों नहीं जा रही। कहती कोई बात नहीं कोई बात नहीं, साल बीतेगा, एक साल और बीतेगा, देखना मैं जरूर जाऊंगी अपने आखिरी चरण तक। लेकिन साल बीतते जाते हैं, मास्टर के जितने भी डिसिपल होते हैं एक एक करके सब चले जाते हैं। कहती है मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, अगले साल देखती हूँ। अगले साल वाले भी जितने डिसिपल होते हैं वो भी चले जाते हैं। कहती है लगता है मैंने इन सबको बहुत अच्छे से सिखाया है, इसी वजह से ये सब जल्दी जल्दी ऊपर चले गए हैं। तभी वहाँ पर कुक आती है, कहती है मास्टर सबके सब हेवन की तरफ जा चुके हैं, आप ही यहाँ पर रह गई हैं। अचानक से कुक भी चली जाती है, कहती है कि नहीं आप मत जाइए, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। वहां पर अब वो बैठ जाती है और उसको आ रहा होता है बहुत गुस्सा। कल में होता है कुत्ता, कुत्ता भी हेवन की तरफ चला जाता है। वो गुस्से से एकदम लाल पीली हो जाती है, कहती है मैं छोड़ूंगी नहीं हेवन तुमको, मैं तुमसे लड़ाई करूंगी, मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है। तभी उसके 3 और डिसिपल वहां पर आते हैं, कहते हैं कि मास्टर मैं आपका इंतजार करूंगा। वो जाती है, कहती है मुझे ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अचानक से उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक करने लगती है, कहती है कि प्लीज मुझे ऊपर आने दो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने एविल हो सकते हो, आखिर मैं क्यों नहीं आ सकती ऊपर। तब यहाँ पर गॉड कहते हैं क्योंकि तुम्हारा लव ट्रिबुलेशन अभी पूरा नहीं हुआ। कहती है लव ट्रिबुलेशन माय फुट, मुझे ऊपर जाना है। उसे झटका लगता है और वो आ चुकी होती है धरती पर, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं और देखते हैं कि जो मिस लिन है वो पड़ी हुई है। कहते हैं कि वाह ये इतनी सुंदर लड़की, इसे अपना बनाकर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके 2 बच्चे होते हैं, कहते हैं दूर हटो मेरी माँ से, अगर मेरी माँ को बुली किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहां पर दोनों बच्चे उन आदमियों से लड़ने लगते हैं, कोई उसका पैर पकड़ने लगता है, कोई हाथ पकड़ने लगता। लेकिन वो जो दुष्ट आदमी होते हैं कहते हैं ये तो जनरल की वाइफ है ना, कितना अच्छा रहेगा, अब ये वहां की रही नहीं जाएगी, ये अब हमेशा के लिए हम लोग की हो जाएगी। चेहरा अगली है लेकिन फिगर देखो कितना अच्छा है, वाह क्या बात है। तो छूने चलते हैं, वो उठ जाती है, कहती किसकी इतनी हिम्मत कोई मुझे टच कर सके। कहते हैं हम लोगों की इतनी हिम्मत है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम लोगों से बहस करोगी। वो उंगली आगे करता है तो उसकी उंगली तोड़ देती है। सब के सब उससे बहस करने लगते हैं तो वहां पर अपनी पावर का यूज करती है और उन सबको ना वहां से भगा देती है। किसी के पीछे खुजली होने लगती है, किसी के आगे, वो वहां से खुजलाते खुजलाते भाग जाते हैं। कहती है मेरे पास स्पिरिचुअल पावर तो आ गई है लेकिन मुझे तो ये 1% भी पावर नहीं मिली है। लगता है कि ऊपर वाला भी यही चाहता है कि मैं अपने लव डिजास्टर को पूरा करूं। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही सरवाइव करने का सोचूंगी। दोनों बच्चे कहते हैं मदर मदर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपको बचा नहीं पाया ना। कहती है लेकिन तुम लोग अपने आप को कैट एंड डॉग क्यों कह रहे हो। तभी वहां पर जो रियल ओनर होते हैं ना उनकी आत्मा आती है। मिस लिन को दिखाई देता है कि उनके साथ कितना बुरा किया जाता था, क्योंकि उसके चेहरे पर दाग था तो उसे वो लोग लगातार मारते थे। मीन्स उसके हस्बैंड और उसकी जो है मदर इन लॉ, यहाँ पर उसके हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ को एक नौकर बना दिया था और दोनों बच्चों को कुत्ता और बिल्ली। कहती है कि प्लीज मेरे दोनों बच्चों के लिए जस्टिस करना। कहती है अच्छा तो तुम अपने बच्चों के लिए जो है न्याय चाहती हो। कहती हाँ बस मेरे बच्चों की केयर करना। कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों की अब से केयर करूंगी। दोनों बच्चे कहते हैं मदर मदर किससे बात कर रही हो। कहती किसी से नहीं। वहां पर अपनी पावर के जरिए सबसे पहले उन दोनों के घाव को सही करती। दोनों कहते वाह मदर हम लोगों के घाव तो एकदम सही हो गए। फिर वो दोनों बच्चों का नाम रखती है, एक का नाम, लड़की का नाम रखती है लुरुई और जो लड़का होता है उसका नाम रखती है लुपिंगन। आपसे कोई भी कैट एंड डॉग यहाँ पर नहीं है, चलो मेरे साथ। वो दोनों चल रहे होते हैं तो कहते हैं कहीं फादर गुस्सा तो नहीं करेंगे। दरवाजा खटखटाती है। लोपिंगन कहता है मदर हम लोग कहाँ पर आ गए, ये तो हम लोग का घर है ही नहीं। कहती है बस यहाँ पर कोई फैमिली है उससे मिलने आई हूँ। तभी एक डिसिपल बाहर निकलता है और बताता है कि जो यहाँ के नेशनल मास्टर हैं उनकी तबीयत बहुत खराब है। कहती है जाकर कह दो उनका मिशन अभी इनकम्प्लीट है, वो तुरंत ही उनकी आंखें खुल जाएंगी। डिसिपल अंदर जाकर बताता है कि मास्टर बाहर कोई आया है और 2 बच्चों के साथ और बोल रही है कि आपका मिशन जो है इनकम्प्लीट है। वो तीनों बात कर रहे होते हैं कि अभी तक फादर ने अपनी आंखें तक नहीं खोली, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। भला ये क्या ही रिएक्ट करेंगे, लेकिन अचानक से हाथ हिलने लगते हैं। सब कहते जल्द से जल्द लेकर आओ। अंदर आती है, कहती फ्लाइंग ड्रैगन
चलो उठने का टाइम आ गया। कहते मास्टर आप यहाँ पर। हेड मास्टर वो जाकर नीचे बैठ जाते हैं। सब कहते हैं कौन से हेड मास्टर हैं यहाँ पर। फ्लाइंग ड्रैगन कहते हैं चलो सब लोग ग्रीट करो। यहाँ पर मिस लिन कहती है पलक झपकते ही देखो 100 साल बीत गए और मुझे पता भी नहीं चला। तब इस पर फ्लाइंग ड्रैगन कहते हैं लेकिन लीडर आप इस दुनिया में क्या कर रही हैं, ये दुनिया तो बहुत छोटी है आपके लिए। वो हेड मास्टर को ऊपर उठा देती है। कहते हैं कि मैं एकदम ठीक हो गया। कहती हाँ तुम एकदम ठीक हो, वैसे भी तुम मेरे लोग हो तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ही काम करोगे। कहते हाँ बताइए हेडमास्टर आप क्या चाहती हैं। कहती 7 दिन बाद तुम्हें नैन मेंशन आना है, वहाँ पर कुछ जरूरी काम है। और अपना हाथ पीछे करती है तो इस पर नेशनल मास्टर कहते क्या चाहिए आपको बताइए ना। कहती है अरे पैसे दो पैसे। कहते अच्छा अच्छा आपको पैसे चाहिए। कहती हाँ पैसे ठीक है। वहां से वो चली जाती है। इधर हम देखते हैं जनरल मेंशन में जो नौकर होते हैं ना वो भी मिसलिन के साथ कोई खास अच्छा बिहेव नहीं करते थे। पानी लेकर खड़े होते हैं कि जैसे ही मिसलिन आएंगे ना उनके ऊपर डाल देंगे और यहाँ से मार मार कर भगा देंगे। वो खड़ी होती है और अपनी बच्चों के सर पर हाथ रखती है। तीनों बच्चे भी देखते हैं कि अंदर जो नौकर है ना पानी की बाल्टी लिए खड़े हुए हैं कि जैसे वो लोग आएंगे तो इन्हों को भिगा दिया जाएगा। कहते हैं मदर मदर देखो ना ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग दरवाजे के पीछे कैसे देख पा रहे हैं। कहती है बस ऐसे ही पावर से। चलो ये लोग हम लोग को बुली करना चाहते हैं ना, चलो इन्हीं लोगों की इंसल्ट करते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं और वहां पर विस्फोट हो जाता है। तीनों के तीनों नीचे गिर जाते हैं। कहते हैं ये क्या है, और जो हाथ में पानी होता है वो बदबूदार पानी में बदल जाता है। कहती है ये कैसे हुआ और ये अंदर कैसे आई। तभी मदर इन लॉ आ जाती है। कहती ये किसने किया बताओ ना। कहती ये सब इस नानझाओ ने किया है, इसकी वजह से सब कुछ हुआ, मेरा हाथ फिसल गया। कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो फिर से हाथ आगे करती है मिसलिन की तरफ तो मिसलिन उसके अंगूठा ही तोड़ देती है। दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे थे कि मदर तो कितनी स्ट्रांग हो गई। कहते हाँ हाँ मदर तो स्ट्रांग हो गई, अगर मेरे बच्चों को किसी ने हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़कर अलग कर दूंगी। वो दो जो नौकर होते हैं ना वो फिर से डंडा लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो रूही आगे आ जाती है। खबरदार मेरी माँ को बुली मत करना वरना हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। मदर इन लॉ कहती है मारो इन लोगों को। तभी वहां पर मिस लिन क्या करते हैं ना, अपनी पावर का यूज करते हो, जितने भी नौकर होते हैं ना वो मदर इन लॉ को ही मारने लगते हैं। इतना मारते वो कहते हैं मत मारो। इधर हम देखते हैं कि अब जनबई भी वापस आ चुके होते हैं। युद्ध करके सब कह रहे होते हैं कि ये तो एम्परर के बहुत खास हैं, इसने अपनी वाइफ को तो छोड़ दिया है। एक आदमी जब ऐसा बोल रहा होता है तो वहां पर जो जनरल होते हैं ना अपने मंत्री को इशारा करते हैं कि इसका गला काट कर फेंक दो। रास्ते में उसे मार दिया जाता है। मतलब वो जनरल ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनके खिलाफ बोले। पता चलता है जनरल को कि उनके मेंशन में कुछ हो गया है। जाते ही वहां पर बहुत बदबू आ रही होती। कहती ये कितनी गंदी बदबू है। पीछे से मिसलिन कह रही थी और मारो और मारो। जनरल आते हैं कहते ये सब क्या चल रहा है। कहती बेटा देखो ना इसने मेरा क्या हाल किया है। क्योंकि नौकरों को भ्रम हो गया था कि वो जिसे मार रहे हैं असल में वो मिसलिन है, बट वो तो उनके घर की मालकिन होती है। कहते अरे ये क्या हो गया, मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो। अच्छे से अपना एप्पल खा रही होती है और मजे कर रही थी। कहती है अच्छा तो ये है न्यू वाइफ जो है जर्नल की, लगता है पावर के लिए जर्नल कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मदर इन लॉ कह रही होती है कि सब इस लड़की की वजह से हुआ है। तभी पिंगन जाता है कहता है मेरी मदर से दूर रहना। जर्नल उसे नीचे गिरा देते हैं और उसकी बेटी को भी किनारे कर देते हैं। पर मिस लिन को गुस्सा आ जाता है। कहती इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चों को हाथ लगाया। जनरल जाते उसका गला पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की। मिस लिन ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, वो भी जनरल का गला पकड़ लेती हैं। कहती और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गला पकड़ने की, अगर गला पकड़ोगे ना तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। तभी वो लड़की आती है। कहती ये क्या कर रही है। मिस लिन कहती है पहले तुम्हें तमीज सीखनी चाहिए, चलो नील डाउन हो जाओ। पावर के जरिए उसको नील डाउन करवा देती है और वो हिल भी नहीं पा रही होती। जनरल कहते हैं क्या हुआ तुम्हें। कहती है कि ये मेरी रेपुटेशन को रूइन कर रही है, हम लोगों के बीच में आ रही है। मदर इन लॉ कहती है कि अगली गर्ल निकल जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब से रुवान ही यहाँ की मालकिन है, तुम नहीं हो। एंगेजमेंट हुई है, जल्द से जल्द शादी होगी। कहती अच्छी बात है ना, मैं तो कंग्रेचुलेशन कह रही हूँ। वैसे मैं यहाँ से चली जाऊंगी लेकिन कुछ टाइम के लिए तो रुकना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर रूही बोलती है लेकिन मदर ये लोग तो हम लोग को कितना बुली करते हैं। कहती कोई बात नहीं, यहाँ से जाने का रास्ता भी जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। तब दोनों बच्चे कहते क्या माँ सच में हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे क्या। कहती नहीं नहीं भाग
भागेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर भागेंगे। कहता है माँ चोरी करेंगे क्या? कहती है और क्या, क्यों नहीं चोरी करेंगे, जो मंत्री के यहाँ से पैसा आया है डाउरी में उसे तो हम लेकर ही जाएंगे, खाली हाथ यहाँ से क्यों जाए। कहती है वाह अम्मा गजब, हम लोग तो साथ में चलेंगे। मास्टर के पास संदेश आता है कि जनरल मेंशन में 7 दिन बाद उन्हें बुलाया गया है। कहते हैं 100 सालों की तपस्या आज पूरी हुई, अब हमें अपने कलीग्स को भी बुला लेना चाहिए। तो जो तीनों छोटे छोटे बच्चे थे ना 100 साल बाद अब इस उम्र के हो गए थे, उन्हें पता चल गया था कि उनकी मास्टर वापस आ गई हैं। मिस लेन के फादर को, जिन्हें पता चलता है कि जो जनरल हैं वो शादी कर रहे हैं मंत्री की बेटी से, तो इस पर उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है कि मैं अब मंत्री नहीं रहा तो क्या मेरी कोई औकात नहीं रह गई। मैं इस जनरल को ना अच्छा सबक सिखाऊंगा, मेरी बेटी को परेशान कर रहा है ना। तो उसका भाई कहता है फादर चलो ना अपनी बहन को लेकर आते हैं। उसकी माँ कहती है मेरी बेटी बहुत सफर कर चुकी है, उसे लेकर आओ। कहते हैं हाँ लेकर आएंगे, जरूर लेकर आएंगे, शादी के दिन ही उसे बताएंगे कि मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूँ। उसका फादर अभी जिंदा है, मरा नहीं है। कहती है मेरी बेटी ने तो कितना कष्ट सहा होगा, उसका तो दिल टूट गया होगा। तो उसका दिल तो नहीं टूटा होता है, बल्कि इधर तो वो खुशी से झूम रही होती है। कहती है हम लोग तो अमीर हो गए। यहाँ पर दोनों बच्चे ना बोरी लेकर सारा का सारा सोना भर रहे होते हैं। कहती है माँ चुप बैठो वरना कोई ना कोई आ जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। कहती है नहीं नहीं आज तो हम सोएंगे भी नहीं, सब कुछ चुरा लेंगे, सब कुछ चुरा लेंगे। तभी वहां पर कोई आ जाता है। तीनों कहते हैं अब क्या करेंगे। और जो सामने वाला पर्सन होता है बोलता है योर मैजेस्टी, ये तो सच में जनरल में टीचर है। वहां पर जैसे वो मुंह खोलता है तो इस पर कितना हैंडसम इंसान है, काश ये मेरी जिंदगी में होता। क्योंकि वो लोग सारी चीजों का पता लगाने आए थे। मिस लिन बस उसको देखते ही जा रही थी। उसकी बेटी कहती माँ ऐसे किसी को मत देखो। यहाँ पर सैनिक बताता है कि जनरल मेंशन में शादी है, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। अचानक से उसके हाथ से ना कुछ टेल्स नीचे गिर जाते हैं। मैजिस्ट्री कहते हैं कौन है बताओ ना। वो अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रख लेती है, देखता है कि वहां पर एक टेल्स पड़ी होती है। कहता है अच्छा तो ये है। वो रखने चलता है तो एकदम सामने आ जाता है मिस लिन के। फिर से चलता है रखने तो उसे कुछ एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ है, दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा होता है। पर अब मैजेस्टी क्या करते हैं ना, मिस लिन के जो है सीने पर हाथ रखते हैं और नीचे ले जाते हैं, दबाने लगते हैं। कहती बदतमीज कहीं के, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, थप्पड़ मारती है और वहां से अपने बच्चों को लेकर भाग जाती है। कहती है कितना दुष्ट इंसान था, मैं इसे मजा चखा कर ही रहूंगी। इसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखा है ना, इसे मैं बताती हूँ कि परेशान करना क्या होता है। कहती सुनो सुनो चोर आ गया है, चोर आ गया है। जनरल को जैसे ही पता चलता है चोर आ गया है तो यहाँ पर अब मैजेस्टी कहते हैं अब क्या करें, कहाँ बच कर जाए। कहते हम लोगों को कहीं ना कहीं छुपने की जगह तो ढूंढनी पड़ेगी। इधर हम देखते हैं मिसलिन कहती है कि बच्चों सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन सबसे पहले मैं नहाऊंगी जाकर। वो नहाने के लिए जाती है। कहती वाह यहाँ पर तो आकर मजा आ गया। तुम कहती मिस्टर टू जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहता है क्यों ये किसका रूम है। कहती है मेरा रूम है, अब तुम यहाँ पर मरोगे। कहता है चुप बैठो वरना सच में हम दोनों पकड़े जाएंगे ना, तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम दोनों क्या कर रहे थे। तो ये जान लो कि तुम्हारा यहाँ पर खेल खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करने चलती है। कहती है उफ ये किस प्रकार का प्राणी है कि मेरी पावर इस पर काम नहीं कर रही है। पीछे से जनरल भी आ रहे होते हैं। कहते हैं प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, आगे देखा जाएगा क्या होगा। जनरल आते हैं, कहते हैं कि बाहर निकलो मिस लिन, बाहर निकलो। वो अपनी तलवार निकालने चलते हैं, अंदर जाते हैं जैसे ही तब तक पीछे से है मिस लिन आ जाती है। कहती है क्या कर रहे हो यहाँ पर इतनी रात में, लगता है मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लग रहा। भले ही मेरी गंदी शक्ल है लेकिन तुम्हारी रुआन से तो काफी अच्छी ही लगती हूँ। किसकी खोजबीन कर रहा। कहते हैं यहाँ पर कोई आया है, उसी की खोजबीन कर रहा हूँ। जरूर उसने ट्रेजर हंट से कुछ चुराया होगा। कहती हाँ बाथ टब में देख लो जाकर, क्या पता वहीं पर कोई हो। जाते हैं देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं होता। तलवार रख देते हैं उसके गले पर कि अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की ना तो गले के 2 टुकड़े कर दूंगा। कहती हाँ हाँ जाओ, वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कहती चलो बाहर आ जाओ जहां पर भी छुपे हो। लेकिन देखती है कि वो भाग गया है। कहती है कि उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे पैसे देगा, इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वैसे मेरी पावर उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही थी। खिड़की के पास खड़ी होती है। कहती गॉड मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, हेवन कहीं के, तुमने मुझे यहाँ पर इतनी मुसीबत में डाला है और तुम मुझे हेवन भी नहीं आने दे रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऊपर से थंडर स्ट्राइक फिर से पड़ती है और पूरी जलकर नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। कहती है गॉड तो सच में बहुत ही बेकार है।
इधर हम देखते हैं कि को अब पता चलता है कि वो लड़के की जो है जनबई की पहली वाइफ थे। हाँ, भले ही अगली फेज है लेकिन स्मार्ट काफी है। लेकिन 7 दिन बाद जनरल की शादी है तो अच्छे से सामान की पैकिंग करो, कुछ सोना चांदी भी रखो। कहते किस लिए? कहते अरे मैंने वादा किया था। अब पुरानी बातों को वो सोचता है। जब वो बहुत ज्यादा शोर कर रही थी ना तो मेजेस्टी ने उसको किस कर लिया था और उसे टब में लेकर चले गए थे। जब उठते हैं तो कहती क्या कर रहे थे बदतमीज, तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुम कितने सेमलेस हो, मरना चाहते हो क्या? यहाँ पर मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहता है सरवाइव करना चाहती हो ना तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जितना कहोगे उतना पैसे, बस चुप हो जाओ। कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने को बचाने के लिए मुझे पैसा देने चाहते हो, निकल जाओ यहाँ से। कहता है लेकिन किस फिर से आगे बढ़ना चलता है ना तो किस कर लेता है फिर से उसको। कहती है निकलो यहाँ से। जैसे ही जाने लगता है तो कहती है पैसे देना मत भूलना, इतना याद रखना। वहां से वो सारा पानी सुखा देती है। कहता है लड़की तो होशियार थी। देखते हैं कि शादी की तैयारियां ना जोरों से हो रही थी और जो मिस लिन होते हैं ना मिट्टी अपने चेहरे पर लगा रही थी। दोनों बच्चे कहते हैं माँ पागल हो गई हैं क्या या कुछ और करने की कोशिश कर रही हैं। कहती है देखो टंटना मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना, मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया है। कहती है माँ आप सुंदर नहीं लग रही हैं, आप बंदर लग रही हैं। कहती है बंदर? किस तरह का बंदर? कहती है बड़ा वाला बंदर, छोटे बंदर तो आपके साइज के नहीं होंगे ना। कहती है हाँ सही कहा, मैंने ना मिट्टी अपने चेहरे पर लगाई है, देखना अभी मेरे चेहरे का घाव सही हो जाएगा। वो अपना मुंह धुलती है, कहती 1 2 3, उसका चेहरा एकदम साफ हो जाता है। इधर जितने लोग होते हैं कहते हैं कि जनरल तो इसीलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि उनकी पहली वाइफ इतनी बदसूरत थी और उसकी तो हिम्मत भी नहीं है कि वो यहाँ पर आ सके, अपना चेहरा दिखा सके। उधर से एकदम हीरोइन अंदाज में अपनी बेटी और अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ रही थी। जो भी उन्हें देखता है उनकी सुंदरता देख कर ना पागल हो जाता है। एक लड़की तो उसकी बाहों में गिर जाती है, कहती है कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो। वो लड़की तो बस जो है मिस लिन को देखती ही रहती है। इधर जो लोग बुराई कर रहे थे ना वो भी जब मिस लिन को देखते कहती ये तो सबसे सुंदर है, मतलब उस रुआन से भी सुंदर, उससे सुंदर कोई नहीं। और नौकरानी तो मिस लिन पर फिदा हो जाती है। इधर हम देखते हैं बहुत खुशी खुशी जो है जनरल आगे बढ़ रहे होते हैं। मिस फाइनली आपका दिन आ गया, आपके लिए सब लोग इंतजार कर रहे होंगे वहां पर खड़े होकर। आप इस वर्ल्ड की सबसे सुंदर औरत है। कहती है मैं कैसे हो सकती हूँ, अपने आप में ही बड़ा इतरा रही होती है। कहती है बीजिंग में तो आप ही सबसे सुंदर है, मानो या ना मानो। वैसे जनरल बहुत खुशनसीब है कि आप उनकी जिंदगी में आई, लेकिन देखती है कि जनरल मेंशन के सामने कोई नहीं होता। इस पर जनरल कहते कोई यहाँ क्यों नहीं है। कहते अरे अंदर वो जो आपकी पहली वाइफ है ना उसके साथ सब लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। कहते क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहता है अंदर चलो। सारा दहेज के साथ वो लोग अंदर जाते हैं लेकिन कोई भी उसके स्वागत के लिए नहीं आता है। अंदर तो सब लोग जुआ खेल रहे होते हैं। कहते हैं आओ आओ बोली लगाओ बोली लगाओ। जनरल कहते हैं तुम मेरी शादी वाला दिन क्यों बर्बाद कर रही हो। कहती देखो मैं शादी वाला दिन बर्बाद नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर खुद एंजॉय कर रही हूँ, तुम लोग अपना एंजॉय करो ना। ये लोग अभी तक मिस लिन की बुराई कर रहे थे, अब सब तारीफ करने लगते हैं कि इतनी सुंदर वाइफ होने के बावजूद भी जनरल ने सिर्फ पैसों के लिए रोहन से शादी कर ली। कहते इतनी जुबान बंद रखो। तभी मदर इन लॉ आ जाती है, कहती मैं इसको ना हेल में भेज कर ही रहूंगी, इसकी जगह वहीं पर है। मारने चलती है तो मिस लिन अपना पैर ऊपर रखती है, कहती आओ हिम्मत है तो। मदर इन लॉ बोलती है कि तुम ये जान लो कि तुम्हारे फादर तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आएंगे। रोहन कहती है कि सिस्टर मैं जानती हूँ कि आप मुझसे ना बहुत नाराज हैं क्योंकि मैंने आपके हस्बैंड से शादी कर ली, लेकिन हम दोनों लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। जनरल कहते हैं कि चलो ये सब भूल जाते हैं, तुम इससे माफी मांग लो। कहती भला मैं क्यों इस रोहन से माफी मांगू। कहते हैं माफी मांगो मतलब मांगो। इतनी देर में रूही आती है और जनरल के हाथ पर कट कर लेती है कि फादर मेरी मदर से दूर रहो। भी जाता है अपनी माँ के पास कि माँ इन लोगों से मत लड़ो ना। कहती है कि वैसे तो मैं इस घर की बड़ी हूँ तो तुम्हारी वाइफ मुझे चाय सर्व करे। कहती ठीक है चाय लेकर आओ। यहाँ पर मिस लिन जानती थी कि ये कोई ना कोई ट्रिक तो जरूर खेलेगी। ये चाय देने चलती है वैसे ही नीचे गिर जाती है। कहती है तुमने मुझे क्यों गिराया मिस लिन, तुमने मुझे क्यों गिराया। कहती अच्छा मैंने गिराया। यहाँ पर जनरल कहते हैं कि आज ही हम लोगों की शादी हुई, मैं तुम्हें अभी के अभी डाइवोर्स देता हूँ। कहते हैं ठीक है अभी के अभी डाइवोर्स दो। वहाँ पे पेपर आता है वो साइन कर देता है। ये मेरे लिए कोई रियलिस्टिक है टेम्पलेट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं अभी मैं बताती हूँ कि रियल चीज क्या होती है। जनरल कहते हैं अपना गुस्सा ना अपने तक ही रखो तो बेहतर होगा। कहती अपना गुस्सा खुद डाइवोर्स पेपर साइन करती है। कहती तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दोगे मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी। मदर इन लॉ कहती है कि चुप बैठो
बैठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुआन बोलती, मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर हैं, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कहती, ये लोग कितना बकबक करते हैं, मेरे कानों से तो जैसे खून निकलने लगा है। तलवार निकालते हैं जनरल और जो है मिस लिन के गले पर रख देते हैं कि मैं तुम्हारी होल बॉडी के टुकड़े कर दूंगा, वरना नील डाउन हो जाओ और मेरी वाइफ से माफी मांगो। तभी वहां पर मैजेस्टी आ जाते, कहते हैं दूर हटाओ तलवार, उससे दूर हटाओ। और वो तलवार मैजेस्टी को लग जाती है। कहती है, मैजेस्टी आपको तलवार कैसे लग गई? कहते, तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई, इसके गले पर तलवार लगा रहे हो? रूही बोलती है, मैजेस्टी तो काफी पावरफुल लग रहे हैं। ब्रदर, हमारे फादर बन सकते हैं क्या? मिस लिन दोनों को बच्चों के मुंह पर हाथ रखती, कहती, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, चुप बैठो ना। इंग्लैंड मन में सोचता है, ये हमारे फादर कैसे बन सकते हैं? चेहरा भले ही अच्छा हो लेकिन ताकत इनमें जरा से भी नहीं है, मेरी माँ को कैसे संभाल पाएंगे? मिस लिन जाती है, कहती, आओ आओ गला काट दो मेरा। टेस्टी फिर से जाते हैं कि मैं इसका सेवियर बनकर आया हूँ तो इसका कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर रूही बोलती है कि लेकिन मदर, इस मैजेस्टी का कुछ ना कुछ करो नहीं तो ब्लड बह जाएगा, तो ये बेहोश हो जाएंगे। लिंगन बोलता है कि ब्लड का कुछ कर भी देंगे लेकिन ये बहुत कमजोर है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि तुम 3 सालों से बॉर्डर पर हो लेकिन तब भी तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? कहते हैं, मैजेस्टी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, ये मेरे ऊपर किसने अटैक कर दिया? पता चलता है कि वहां पर आ चुके होते हैं लिन के फादर। कहते हैं कि मैं हूँ, मैंने अटैक किया है, और किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को इतना परेशान करे? इतना याद रखो कि मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ अपनी बेटी के लिए। कहते, बच्चे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इज्जत सहित घर लेकर जाऊंगा। उसका भाई कहता है कि देखो तुम्हारे लिए गोल्ड और सिल्वर लेकर आए हैं, अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकते। फादर कहते हैं, मेरी बच्ची आ जाओ, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कहती, फादर, और वो बहुत खुशी से आगे बढ़ती है। रूही बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे इतना अजीब लग रहा है। इंग्लैंड बोलता, हाँ हाँ मुझे भी कुछ अच्छी फीलिंग तो नहीं आ रही। कहती, मैंने भी फादर तुम्हें बहुत मिस किया। लेकिन पीछे चली जाती है सोने चांदी को छूने। सब कहते हैं, ये लड़की कैसी है? उसके फादर भी हंसने लगते हैं कि इसे मुझसे नहीं पैसों से प्यार। उसके दोनों बच्चे कहते हैं, मदर आप भी ना। इसलिए इनका भाई कहता है कि ये सिस्टर आप तो पहले से कितनी बदली हुई लग रही हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंट भी लग रही हैं। यहाँ पर उसके फादर जाते हैं, कहते हैं, बेटा मुझे अपनी शक्ल तो दिखा दो। लेकिन वो सिर्फ पैसों को ही देख रही होती है। कहती है, मैं तो अमीर हो गई हूँ। यहाँ पर उसकी माँ कहती है, पहले इन लोगों को सबक सिखाओ। तब यहाँ पर उसके फादर जाते हैं, कहते हैं कि कभी भी मेरी बेटी इस तरह पैसों के लिए नहीं तरसी है, लेकिन देखो तो आज वो पैसों के पीछे कैसे भाग रही है। तब यहाँ पर रुआन कहती है कि आपकी बेटी ने मेरी वेडिंग का दिन एकदम खराब कर दिया है। उसकी माँ कहती है, और तुमने क्या किया है? मेरी बेटी की जिंदगी में आकर उसकी लाइफ बर्बाद कर दी, उसके 2 बच्चों की लाइफ बर्बाद कर दी। उसका क्या? यहाँ पर उसके हाथों को पकड़ते ही जो है उसकी माँ को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। कहती है, ये तो पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। कहती है कि नहीं नहीं, आप क्या कह रही, हम लोग एकदम साफ सुथरे हैं, हम लोगों के बीच कभी कुछ नहीं हुआ। इसकी माँ खुद देते से रोने लगती है कि मेरी बेटी के साथ तो कितना इनजस्टिस हुआ है। यहाँ पर जो मैजेस्टी का एहसास सैनिक होता है ना, कहता है कि बेटी तो पागल थी ही, फैमिली भी पूरी पागल है, एक से एक बड़े नाटकबाज हैं इधर। कहती है, मदर फादर आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोग के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, साथ में इन बच्चों को भी लेकर जाऊंगी। इंग्लैंड मैजेस्टी से बोलता है कि अपने घाव पर ना बैंडेज लगा दीजिए, स्ट्रांग बनने की कोशिश मत करिए, आप स्ट्रांग है नहीं। कहते, नहीं नहीं बच्चे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। कहता, कितना नाटक करेंगे। यहाँ पर रुआन कहती, देखो ना ये लोग जा रहे हैं, जबकि इन लोगों ने मेरी कितनी बेइज्जती की। इस पर जनरल अपने सैनिकों को बुलाते हैं कि इन लोगों को यहाँ पर रोको, जब तक नील डाउन होकर माफी नहीं मांग लेते तब तक इन लोग को यहाँ से नहीं जाना। सैनिक बोलता है, लगता है मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। मैजेस्टी कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत कि मिस लिन को हाथ लगा सके। यहाँ पर मिस लिन के फादर पूछते हैं कि तुम्हें मैजेस्टी के बारे में कैसे पता? कहती है, मुझे भी नहीं पता फादर, मुझे नहीं पता। रूही बोलती है, झूठ मत बोलो मदर, हम लोगों ने देखा था ना उसे। कहती, चुप बैठो, तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसकी माँ तो खुश हो जाती है कि मैजेस्टी उसका फेवर कर रहे हैं। जनरल कहते हैं कि मैंने इतनी अचीवमेंट 3 सालों में लिया है, उसका क्रेडिट क्या मुझे आज ऐसे मिलेगा? लोग मुझे एम्बेरस्ड करेंगे, और प्रिंस आप भी मुझे, आप ऐसा नहीं कर सकते। कहते, चुप हो जाओ, बहुत हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो रुआन होती है, कहती, अब तो मैं जीने के काबिल ही नहीं बची, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग गया, मैं मर जाऊंगी। जनरल कहते हैं, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, जिसने मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश की है, मरना उसे है। चलो पकड़ो और तुरंत उसे मार डालो।
इतनी देर में वहां पर फ्लाइंग ड्रैगन आ जाते हैं। उनको आते हुए देखकर सब कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या करने आए हैं। तुरंत ही रोहान खुश हो जाती है कि पक्का मेरे लिए आए होंगे, पक्का मेरे लिए आए होंगे। मेरे फादर और नेशनल टीचर की बहुत अच्छी दोस्ती है। कहते ठीक है वेपन दूर करो। जनरल सर झुकाते अपना ग्रीट करते हैं, पर जनरल की माँ को पता चलता है कि ये तो बहुत अमीर है। कहती है पक्का कुछ न कुछ आज यहाँ पर तोहफा लेकर आए होंगे। कहाँ है आगे पीछे ना मास्टर को छूने लगती है। कहती है मास्टर कहते हैं दूर हटो। कहती है मास्टर बताओ ना कहाँ है पैसा कहाँ है। मास्टर एक तेज का थप्पड़ उसे मारते हैं और दूर फेंक देते हैं। सबके सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। कहती है मैं इतनी अनलकी कैसे हो सकती हूँ, हर कोई बस मुझे ही मार रहा है। जनरल कहते हैं कि मास्टर आप भला मेरी माँ के ऊपर ऐसे हाथ कैसे उठा सकते हैं। सैनिक मैजेस्टी को बताता है कि आपको ऑर्डर दे देना चाहिए कि इन सबको जेल में डाल दूं। कहते हैं अभी रुक जाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। रोहान बोलती है कि आप इस तरह ह्यूमिलेट कैसे कर रहे हैं हम सबको। तब यहाँ पर सैनिक बोलता है कि ये बताओ मैजेस्टी आखिर ये मास्टर यहाँ पर किसके लिए आए हैं, आपसे तो कोई लेना देना है नहीं। कहते हैं कि मेरे लिए आए हैं, हम लोगों की बहुत पुरानी दोस्ती है। जनरल कहते हैं तुम्हारे लिए। कहते हैं हाँ मेरे लिए आए हैं। अब सबके सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि तभी वहां पर जो है उनकी दूसरी शिष्या भी आ जाती है। मैजेस्टी तो नीचे ही गिर जाते हैं कि अब ये किसके लिए आई है यहाँ पर, कौन है इतना पावरफुल भला। कहती है कि मैं यहाँ पर कांग्रेचुलेट करने आई थी। तब इस पर रोहान कहती है कि आप भी मेरे फादर की तरफ से आई है ना। तभी पीछे से तीसरे मास्टर भी आ जाते हैं। कहती है तीसरे मास्टर मदर देखो ना कितने सारे लोग आ रहे हैं, सबसे रिचेस्ट पर्सन है जो पूरी इकोनॉमी को संभालते हैं इस कंट्री की। तभी यहाँ पर मदर इन लॉ बोलती है कि ये तो पक्का वेडिंग का गिफ्ट लेकर आए होंगे। कहती मास्टर कहाँ है गिफ्ट प्लीज मुझे गिफ्ट दे दो। मास्टर उसको थप्पड़ मारकर दूर भगा देती। कहती है कि हर कोई बस मुझे मारने में ही पड़ा हुआ है। सब हंस रहे होते हैं मदर इन लॉ के ऊपर। कहती देखो देखो ये बदतमीज लड़की मेरे ऊपर हंस रही है। जनरल कहते हैं मास्टर आप तीनों लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। तब यहाँ पर मिस लिन के फादर कहते हैं डॉटर ये बताओ कि ये इन सब तीन लोगों को तुम जानती हो क्या। कहती है ये सब मेरे नौकर है। माँ उसके सर पर हाथ रखती है। कहती है लगता है मेरी बेटी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, बेचारी को फीवर हो गया है या तो दिमाग की नसें इधर उधर हिल गए। कहती है नहीं माँ ये सच में सब मेरे नौकर हैं, आज ये सब मेरे लिए यहाँ पर आए हैं। मैं इन सबको अपना स्टेटस दिखाना चाहती थी ना, और दिखाना चाहती थी कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है। चलो सरेंडर कर दो जनरल अभी के अभी। जनरल कहते हैं होती तुम कौन हो। यहाँ पर तीनों के तीनों मास्टर जो होते हैं ना सर झुकाते हैं तो सब घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब तीन पावरफुल पर्सन जो है मिसलिन के सामने कैसे सर झुका सकते हैं। जनरल कहते हैं आखिर तुम हो कौन। कहती वही जो तुम समझ नहीं सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह हम सब लोगों को बुली करने की। जनरल कहते हैं कि और तुम कितने लोगों को जानती हो, मुझे यकीन नहीं है। मिसलिन कहती है कि जनरल मेंशन में तुमने हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से बुली किया है ना, मैं तुम लोग को डिसअपियर कर दूंगी हमेशा के लिए। मास्टर कहते हैं कि जो भी मदद पड़ी मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी। रूही कहती मेरी मदद तो कितनी पावरफुल है। सैनिक बोलता है प्रिंस आपको नहीं लगता है कि ये बच्चे आपको गुस्सा दिला रहे हैं, ये बच्चे बार बार क्यों कह रहे हैं कि आप स्ट्रांग नहीं, बल्कि उन तीनों मास्टर को कह रहे हैं कितने स्ट्रांग है। कहते हैं कुछ नहीं थोड़ा बर्दाश्त कर लेता हूँ। अब मिस लिन कहती है कि ये रुआन की फैमिली के जितना भी हिस्सा है ना आधा कट कर लो। तुम होती कौन हो कट करने वाली। कहती है मैं वो हूँ ना जो तुम समझ भी नहीं सकती। कहती है अपना डाइवोर्स पेपर की जल्द से जल्दी से साइन कर दो, मेरे सामने नील डाउन हो जाओ। वो नील डाउन नहीं हो रहा होता तो अपनी पावर का यूज करती उसे नील डाउन करा देती है। 7 दिनों तक तुम ऐसे ही बैठे रहोगे। उसके फादर कहते हैं बेटा चलो घर चलो। बढ़िया अंदाज में अपने घर चली जाती है। दोनों बच्चे भी चले जाते हैं, मास्टर भी चले जाते हैं। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं ये पहले वाली लड़की है या नहीं है, आखिर ये है कौन, इसके बारे में पता लगाओ। यहाँ पर जैसे वो आगे बढ़ने लगते हैं ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा होता है। रूही कहती है मदर देखो वो पागल प्रिंस फिर से बाहर आ गए, उनका सच में बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा है। यह मिस लिन चली जाती है। ताज जनरल बैठे हुए होते लेकिन उठ पा ही नहीं रहे होते, पता नहीं किस विच क्राफ्ट का यूज किया है। वापस आते ही वो आराम की नींद सो रही होती है, लेकिन तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ती है कि इस तरह आराम करने से काम नहीं चलेगा। अगर यहाँ से जाना चाहती हो तो सबसे पहले उस इंसान को ढूंढो जिसकी बॉडी पर सूरज चिन्ह है, वो भी चमकते हुए सूरज का। कहती है कि तुम मुझे चैन से रहने नहीं दोगे हेवन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर से उस पर थंडर स्ट्राइक का असर होता है, वो बेहोश होकर गिर जाती है। यहाँ पर अब जितने भी बुक्स होते हैं, इतने दिनों में जितना पैसा कमाया जाता है, तीनों मास्टर ले आते हैं। कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं इस वर्ल्ड में किसी और चीज के लिए आई हूँ। कहती है मास्टर इतना परेशान, बताइए किस चीज के लिए आई है। कहती है इस हेवन ने मुझे परेशान करके रखा है, मुझे अपना लव रेवोल्यूशन पूरा करना है। कहती है कि अरे आपके पीछे तो कोई भी आ
आ जाएगा, पता ही आपको कौन चाहिए। कहते जिसके पास बर्थ मार्क है वो चमकते हुए सूरज का, जाओ जितने भी अनमेरिड पर्सन है इस सिटी में सबको यहाँ पर लेकर आओ। कहते हैं इतनी बड़ी बात भी नहीं है। यहाँ पर वो फेट को बार बार चुनौती दे रही होती है, कहती है कि ए हेवन, तुम मेरा फेट डिसाइड नहीं कर सकते। बिजली कड़कने लगती है। तब इस पर मास्टर कहती है आप इस तरह बार बार हेवन को चुनौती नहीं दे सकती। इस बार उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक का असर नहीं होता तो वो हंसने लगती है। मैजेस्टी को देखते हैं जिनके पीठ पर वो निशान होता है। मैजेस्टी कहते हैं कुछ पता चला उस लड़की के बारे में, आखिर वो कौन है, कहाँ से आई है। ये जो है वो मिस लिन है। लेकिन एक दिन जब उसे जंगल में छोड़ा गया कुछ लोगों के द्वारा उसे ह्यूमिलेट करने के लिए, तो बड़े ही ट्रेजिक तरीके से उन सब की डेथ हो गई। और दूसरे ही दिन वो पैलेस में आ गए और बिल्कुल चेंज होकर आज वो शादी करने के लिए जितने भी अनमैरिड लोग हैं उनको बुलाया। कहते तब तो मैं भी वहां पर जाऊंगा। कहते हैं जनरल को, जहाँ पर अब उसके फादर इन लॉ जाते हैं। कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत कि डॉटर के हस्बैंड को यहाँ पर इस तरह परेशान करे। कहती फादर प्लीज मेरे हस्बैंड को यहाँ से उठाइए ना। ये सब उस मिस लिन की वजह से हुआ। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसके पास पावर होती है, वो उसे वहां से निकालता है लेकिन उठ नहीं पा रहा होता है। फादर कहते हैं मैं मैजेस्टी से कहूंगा जितने भी अनमेरिड पर्सन होते हैं ना उनको एक एक करके बुलाया जाता है। लेकिन जैसे ही देखती है उन अनमेरिड पर्सन, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो सब ना एक तरह से लारी टपका रहे होते। इतनी सुंदर लड़की है। कहती इन सबको मेरा देखने का मन भी नहीं कर रहा है। कहते हैं चलो अपना पीठ खोलो। जैसे अपने पीठ खोलते तो उसके तो और ही होश उड़ जाती है कि सब कितने गंदे लग रहे हैं। कहती है प्लीज इन सबको यहाँ से लेकर जाओ। के चारों कहते हैं ऐसे मत करो ना, ऐसे मत करो, हम सब आपको बहुत खुश रखेंगे। बाहर से उसके फादर और उसके मदर देख रहे थे कि उसकी बेटी को आखिर ये क्या हुआ है, उसकी बेटी ये किस तरह का बिहेव कर रही है, आखिर ये चाहती क्या है। लड़के आ रहे थे जा रहे थे। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी कैसे भी लड़के को पसंद करे लेकिन उसकी मर्जी चलेगी, इस बार तुम्हारी मर्जी से वो शादी नहीं करेगी। पीछे से तब तक प्रिंस आ जाते हैं। प्रिंस किस लिए आए यहाँ पर। कहते हैं कि बस मैं भी जरा सा यहाँ का नजारा लेने आया था, मैं भी तो देखना चाहता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कहते नहीं नहीं मेरी बेटी ना थोड़ा सा पागल हो गई है, शायद इसी वजह से ऐसा बिहेव करे। कहते मैं भी अंदर जाना चाहता हूँ। वहाँ पर अंदर जाते ही मास्टर बोलती हैं कि आप यहाँ पर क्या करने हैं मैजेस्टी, यहाँ पर तो अनमैरिड मैन को बुलाया गया है। यहाँ पर सैनिक बोलता है कि आप मेरे मैजेस्टी की तरफ क्यों आ रहे हैं, ये एक आदमी है वो भी अनमैरिड आदमी। कहती है अनमैरिड आदमी, लेकिन मैजेस्टी से कौन शादी करना चाहेगा। कहती है कि कोई भी अभी तक नहीं मिला, क्यों नहीं मिल रहा है। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं मिस लिन मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। कहती है तुम कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, मेरी पावर तो वैसे भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं करती। वहाँ पर उसके सैनिक के ही कपड़े निकलवा दिए जाते हैं मैजेस्टी से जब तक वो बात कर रही होती है। अरे मेरे पीछे मत पड़ो ना। वहाँ पर जब उसे पीछे पलटा जाता है तो कोई निशान नहीं होता। कहता है थैंक गॉड मैं बच गया। तभी सैनिक बोलता है कि मैजेस्टी आपकी पीठ पर, तो वो मुंह पर हाथ रख लेता है कि यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। कहती है मैजेस्टी ऑफ कोर्स मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, आपको इनॉज बनाना चाहती हूँ। तो पुराने जमाने में जो भी इनॉज होता था ना वो ना ही आदमी होता था ना ही औरत, मीन्स उसका जेंडर चेंज होता था। कहती है कि आप मेरे इनॉज बनेंगे, चलो ना आपका जेंडर ही चेंज कर देती हूँ। मैजेस्टी कहते पागल हो गई हो क्या, मैं यहाँ पर ऐसे ही आया था देखने के लिए, मेरे फादर की बहुत तबीयत खराब है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहती है अब यहाँ पर आए हो तो जा तो नहीं सकते हो, तुम्हें मेरा इनॉज बनना ही पड़ेगा। इसलिए उसके पीठ पर हाथ रख के कहती पीछे मुड़ो। पीछे मुड़ते और उन दोनों का किस हो जाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। कहती ये क्या हो गया, सब अपनी आंखें बंद कर रहे होते हैं। बच्चे भी आ जाते हैं कि मदर ये क्या कर रही थी, ये बहुत ही स्टूपिड है, बिल्कुल भी इसके अंदर ताकत नहीं है। मिस लिन कहती है अपने कपड़े निकालो, अभी के भी अपने कपड़े निकालो। कहते हैं अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। यहाँ पर सैनिक मैजेस्टी को बचाने चलता है तो पर सैनिक को ही पकड़ लिया जाता है और साथ में मैजेस्टी को भी। सब कहते हैं कपड़े निकालो कपड़े निकालो। मास्टर सैनिक से कहती तब तक तुम मेरे साथ थोड़ा सा हैंडल कर लो। मैजेस्टी कहते शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को कि एक प्रिंस को पकड़कर इस तरह ह्यूमिलेट कर रही हो। जैसे ही कपड़े निकालती है तो पीछे उसको चमकते हुए सूरज का निशान मिल जाता है। कहती है मुझे वो पर्सन मिल गया है। इस पर उसके फादर कहते तुम करने क्या वाली हो। बड़ी सी कैंची लेती है, कहती इसे इनॉज बनाऊंगी। मैजेस्टी कहते दूर हट जाओ प्लीज, मुझसे दूर हट जाओ। कहती कट तो करना ही पड़ेगा ना। मैजेस्टी इतना ज्यादा डर जाते हैं और उन दोनों की वहां पर लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर सैनिक दूर से बैठकर बस देख रहा होता है। सब अपनी आंख पर जो है हाथ रख लेते हैं कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। वो उसके गले लग जाता है, तुम मुझे कट नहीं कर सकती हो वरना मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगा। दोनों एक दूसरे को देखो दांत से काट रहे होते हैं, लगता है दोनों पागल हो गए हैं। ये दोनों इस तरह लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। वो उसे धक्का दे देती है, नीचे गिरा देती है। कहती बदतमीज कहीं, इसने मुझे कितने तेज कट कर लिया। यहाँ पर पिंगलन बोलता है कि मदर ये सच में मेरे फादर बनने लायक नहीं है, बहुत ही कमजोर है। तब तक वहाँ पर इनॉज आ जाते हैं कि आपको मैजेस्टी ने बुलाया है।
मीन से मिसलिन के फादर को यहाँ पर साफ पता चल जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जरूर वहाँ पर शिकायत की होगी, इसी वजह से उन्हें वहाँ पर बुलाया गया। कहते कोई बात नहीं। मिसलिन अपनी पावर से पता करते हैं कि उनके फादर के ऊपर खतरा है। कहती है फादर वहाँ पर आपके ऊपर खतरा हो सकता है, मैं आपको ये दे रही हूँ, खतरा हो तो इसे खोल लेना। कहते चिंता मत करो, मैं सही सलामत आऊंगा। उसकी माँ बहुत डर जाती है क्योंकि मंत्री ने बुलाया था तो जरूर वहां पर खतरा ही होगा। इतनी देर में जो मिसलिन की माँ होती है ना, वो प्रिंस के पैरों पर गिर जाती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए, उनके बिना मैं कैसे जीऊंगी। कहते ठीक है चिंता मत करो, मैं जरूर बचा लूंगा। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे फादर का आना मुश्किल है, इसी वजह से यहाँ से भाग जाओ। अपनी बेटी से भी कहती है तुम भी भाग जाओ। पर मिसलिन कहती है कि ना माँ आप भागेंगे ना हम भागेंगे, कोई भी नहीं भागेगा, रुको। इधर हम देखते हैं कि मंत्री और जनरल बहुत तेज से शोर कर रहे होते हैं कि इस आदमी ने मेरी बेटी को फंसा है, उसके ऊपर इल्जाम लगाया है कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। मैजेस्टी कहते हैं इतनी हिम्मत कि तुम किसी इनोसेंट को फंसा रहे थे। कहते नहीं मेरी बेटी बहुत अच्छी है, जबकि जनरल ने झूठ बोला, इसका बहुत पहले से ही अफेयर था प्राइम मिनिस्टर की बेटी के साथ। कहते देखो ये मेरी बेटी के रेपुटेशन को डाउन कर रहे हैं। यहाँ पर राजा कहते हैं लेकिन तुमने शादी वाले दिन ये सब कुछ किया। कहती है कि आप देख लीजिए मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने जांच भी करवा ली है अपनी। कहते देखो देखो आप क्या कहोगे, क्या मानने के लिए तैयार हो। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं कि इसके हाथ पर इंजरी झूठी है, देख लीजिए। रोवान खूब तेज से चिल्लाने लगती है कि हाथ की इंजरी झूठी नहीं है मैजेस्टी, ये लोग सब लोग मुझे फंसा रहे हैं, प्लीज प्लीज नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नहीं मैजेस्टी अपने सर पर हाथ रख लेते हैं कि तुम सब मुझे पागल बना दोगे। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे न्याय चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आपको यकीन ना हो मैजेस्टी तो इसके घर पर चलिए, आप देखिए कि इसने सबको वहां से भगा दिया होगा। अब मिसलिन के फादर जान जाते हैं कि एक चाल थी, क्योंकि मेरी वाइफ डर की वजह से सबको भगा देगी और हम सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम सब लोग रियल कल्प्रिट बन जाएंगे। मैजेस्टी से कहते हैं चलो लेकर। उसके फादर को याद आता है कि उसकी बेटी ने एक चिट दी थी। जो चिट खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जो चल रहा है बस उसी ही के हिसाब से चलते रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। डरते तो हैं लेकिन यहाँ पर उसके फादर अपनी बेटी की बातों में हामी भरते हैं और सबको लेकर जाते हैं। कहते हैं मेरी वाइफ आज मेरी इज्जत रख लेना, कहीं जाना मत। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं देखो घर पर ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं है। दरवाजा खुलता है, वहां पर सभी होते हैं। कहते हैं अंदर चलो। अंदर जाते हैं तो वहां पर सभी के सभी होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं उन्हें खाना भी दिया जा रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये सब झूठ है। कहते हैं झूठ कैसे, ये लोग तो कहीं गए ही नहीं, ये लोग तो यहीं पर थे। तब तक मिस लिन आ जाती है सामने से। कहती है कि फादर मैजेस्टी आप यहाँ पर। मैजेस्टी कहते हैं अच्छा तो तुम मिस लिन हो। अब घर की जांच पड़ताल करवाई जा रही होती कि जितना सोना है ना भर कर ले जा रहे होंगे, लेकिन उनमें जब काफी खोजबीन की जाती है तो वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। अगर रुआन कहती है कि अगर न्याय नहीं मिला तो अपने आप को मार डालूंगी, चाकू लेती है और अपने आप को मार लेती है। मैजेस्टी कहते हैं ये क्या क्या, फिजिशियन को बुलाओ, जल्द से जल्द फिजिशियन को बुलाओ। मिस लिन कहती है फिजिशियन को मत बुलाओ, मैं खुद फिजिशियन हूँ। प्रिंस तो हंस रहे होते हैं। कहती है बस इसके ऊपर कुछ नीडल्स का उपयोग करना पड़ेगा, उसके बाद ये उठ जाएगी। उसका हाथ मरोड़ देती है। यहाँ पर मिस लिन नाटक कर रही होती है। पहला नीडल्स निकालती है तो कहते हैं क्या एक नीडल्स में हो जाएगा। कहती है एक नीडल्स में कहाँ, अभी मुझे 5-5 नीडल्स का एक साथ उपयोग करना है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ये क्या कर रही है, उसकी डेड बॉडी के साथ ऐसा मत करो। कहती है मैंने बहुत सारी जानें बचाई हैं, ये तो कुछ भी नहीं। जैसे ही उसके ऊपर नीडल्स लगाने चलती है उठ जाती है। कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कहती करना तो पड़ेगा ना। वो भाग कर अपने फादर के पास जाती है। कहती फादर देखो ना ये मुझे मार रही है। कहती हाँ हाँ मार रही हूँ मार रही हूँ। यहाँ पर सेम उसके जैसे ही नाटक मिसलिन करने लगती है। जो खून का पैकेट लाए होते वो नीचे गिर जाता है। अब तो मैजेस्टी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मिसलिन कहती है रुआन, हाँ रुआन झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। कहती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ। मिसलिन उसके ऊपर पावर का यूज करती। कहती आज के बाद ये यहाँ पर मेरी नौकर बनकर रहेगी, जिसको जाना है यहाँ से जाए। मैजेस्टी कहते ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसके साथ यही होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंस कहते हैं तुम करना क्या चाहती हो। कहती कुछ नहीं बस डील करना चाहती हो, और जो रियल पैसे थे ना उसकी बेटी और बेटे ने दूसरी जगह रख दिए थे। कहती है मदर हम लोग तो औसम है ना। रुआन कहती तुम झूठ बोल रही थी। कहती हाँ झूठ बोल रही थी, तुम्हारे जैसे लोगों को फंसाने के लिए सब कुछ तो करना ही पड़ता है। इधर जनरल और प्राइम मिनिस्टर बहुत ही ज्यादा पागल हो रहे होते कि हम लोग का पूरा प्लान फेल हो चुका है। रुआन बैठी हुई होती और कहती है मैं यहाँ से कैसे जाऊँ।
तब पीछे जो है पिंगलन और रूही कहते हैं कि हाँ मदर, ये लेडी तो सच में बहुत ही एम्बेरसिंग है। कहती है कि कोई बात नहीं, इसके ऊपर एक स्पेल का यूज किया है कि ये बोल नहीं सकती है, तुम लोग को इसके बारे में जो कहना है वो कहो। वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तभी पीछे से प्रिंस और सैनिक भी आ जाते हैं। प्रिंस कहते हैं कि ये बताओ तुम कौन हो? मैं जहाँ तक जानता था कि तुम जनरल मेंशन में बहुत ही बेचारी लाचार बनकर रहती थी। कहती मैं कोई भी हूँ, तुमसे लेना देना नहीं है। वैसे मैंने तुम्हें लास्ट टाइम इनॉज बनाने का सोचा था, इस बार फिर से बनाओ क्या? मैजेस्टी उसको खींच लेते हैं, कहते यहाँ से जा नहीं सकती हो, मुझे पता है कि तुम कोई और हो। कहती है मैं कोई और नहीं हूँ। कहते बताओ ना तुम्हारे पास ये पावर कैसे आई? वो जाने लगती है तो मैजेस्टी उसको किस कर लेते हैं। कहते मुझे पता है कि तुम्हारी पावर मेरे ऊपर यूज नहीं होगी। पीछे से सैनिक कह रहा होता है कि ओफ, मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है, ये सब भी मैजेस्टी का देखना पड़ेगा क्या? तो मिस लिन्ना मैजेस्टी के एक पैर मार देती। कहते तुमने मुझे इतना चोटिल कैसे कर दिया? वहां से वो तीनों चले जाते हैं और वान भी चली जाती है क्योंकि नौकर बन चुकी थी। यहाँ पर सैनिक हंस रहा होता है कि मैजेस्टी आपके साथ ये क्या कर दिया इसने, सच में इसने एक ही पैर में आपका काम तमाम कर दिया। आपको बच्चे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों बच्चों को देखकर लगता है कि ये दोनों आपके ही बच्चे हैं। कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इधर हम देखते हैं कि रुआन को बाहर छोड़ दिया जाता है बैठने के लिए, पर दोनों बच्चे बहुत उदास होते हैं। तब मिस लिन कहती है कि मैं तुम दोनों से झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ की डेथ तो उसी दिन हो गई थी जब जनरल ने तुम्हें इस घर से निकाला था। हाँ, लेकिन मैंने तुम दोनों की केयर करने का हमेशा से सोचा। दोनों बच्चे कहते हैं कि आप मेरी माँ हो या ना हो, लेकिन आप मेरी माँ से भी बढ़कर माँ हो। मेरी माँ तो चली गई, आप उनसे भी अच्छी हो, हमारी केयर करती हो, हमसे प्यार करती हो। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कहती है मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल सकते, क्योंकि लव ट्रिब्यूलेशन पूरा करूंगी, मुझे इस धरती से जाना है। लेकिन आंसू निकलने का मतलब है कि वो हेवन नहीं जा सकती। वो रो रही होती है। कहती है कोई बात नहीं, तुम दोनों जाओ, सो जाओ चुपके से। बाहर हम देखते हैं कि उसकी मदर, फादर और उसके ब्रदर सब लोग खड़े होते हैं, जिन्हें आज पता चल जाता है कि जो बेटी अभी उनके सामने है वो उनकी रियल बेटी नहीं है। वो लोग बहुत रोते हैं कि उनकी बेटी उन्हें छोड़कर चली गई सिर्फ इस रुआन की वजह से। उसकी माँ कहती है मेरी बेटी के साथ तुमने ये क्यों किया? हमारी बेटी हम लोग को छोड़कर चली गई, के साथ भी वैसे ही सजा होनी चाहिए जैसे इन लोगों ने मेरी बेटी को दिया है। उसके फादर, उसकी मदर सब लोग बहुत रोते हैं। रुआन कहती है मुझे माफ कर दो। इधर हम देखते हैं कि अब नेशनल मास्टर आते हैं। कहते हैं आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हम लोग सब कुछ करेंगे, आप हम लोग को ट्रस्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए। सैनिक लेकर आया होता है कैंडी बच्चों के लिए कि तुम लोग कैंडी ले लो। कहते हैं क्यों, हम लोगों को बच्चा समझ रखा है क्या? कि आपने प्रिंस की तरह हम लोग को कमजोर समझ रखा है कि तुम लोग हम लोग को कैंडी दोगे हम लोग चले जाएंगे? लेकिन यहाँ पर प्रिंस हंस रहे होते हैं। बार बार सैनिक कह रहा होता है ले लो ले लो। इस पर मिस लिन कहती है जाओ ले लो। इधर हम देखते हैं कि वो नेशनल टीचर से कहती है कि चलो मेरे साथ। फिर इस पर सैनिक कहता है आखिर ये मिस लिन जहाँ कहाँ पर रही है, कहीं भी जा रही हो, हम लोगों को तो बस इसका पीछा करना। कहते हैं ठीक है चलो। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी की जो बहन होती है ना, उनकी तबीयत बहुत खराब होती है, पर उनके हस्बैंड कह रहे होते हैं कि इतने साल हो गए लेकिन अभी तक होश नहीं आया, कोई भी ऐसा फिजिशियन नहीं जो इनको ठीक कर पाया हो। तभी वहां पर जो रुई होती है ना, उसे कुछ दिखता है। कहती देखो देखो ना, ये कितने काली एनर्जी है यहाँ पर। मिसलिन कहती क्या देखा तुमने बेटा? कहती यहाँ पर एक एनर्जी है। मिसलिन कहती कोई बात नहीं बेटा, सब भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे देखने लायक चीज नहीं है। उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी वो सब चीजें भी देख सकती है जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता है। वहां पर अपनी पावर का यूज करती कहती है आपकी बेटी जिंदा हो जाएगी। प्रिंस रास्ते में आ जाते हैं। कहते हैं पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। वहां से भाग जाती है। प्रिंस हंस रहे होते हैं कि ये तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है लगता है। तो इस पर सैनिक कहता है सही तो कह रही हो, इंटरेस्टेड ही नहीं, आप ही उसके पीछे पड़े हुए। इधर मिसलिन बैठी हुई होती है तो उसके दोनों बच्चे कहते हैं कि आप कैसे बचाएंगी? आखिर उस लेडी को कहती है कि वो वीक है लेकिन उठ जाएगी। बिजली कड़कने लगती है। कहती है हेवन चुप हो जाए, मेरे बच्चे डर रहे हैं। कहती है चलो तुम दोनों सो जाओ, मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। कहते कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है? हम भी चलेंगे। तीनों के तीनों भाग रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो अपनी वाइफ की लगातार केयर कर रहा होता है। तभी उसे लगता है कि वहां पर कोई है, उससे कह रहा होता है नील डाउन हो जाओ। वहां पर अपनी पावर का यूज करती है। कहती उठ जाओ। जैसे ही वो उठती है तो कहती है फादर फाइनली मुझे होश आ गया। जो उस लेडी के हस्बैंड होते हैं ना, वो एक ग्रेवयार्ड खोद रहे होते हैं, वो भी उस आदमी के साथ जो जनरल का आदमी होता है। लेकिन जैसे जैसे ही वो ग्रेवयार्ड खोदता जाता है, वहां पर वो पूरी प्रक्रिया कर रहे होते हैं। इस आत्मा ने उसकी वाइफ को परेशान कर रखा है, उसे उस ग्रेवयार्ड
ग्रेवयार्ड में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। लेकिन वो आत्मा बाहर आ जाती है, कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी हस्बैंड, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी प्रिंसेस भी आ जाती है। पता चलता है जो प्रिंसेस के हस्बैंड है उन्होंने एक शादी और कर रखी थी, अपनी वाइफ को मार डाला था, इसी वजह से वो बदला ले रही थी। कहती लेकिन तुम बदला कैसे ले सकती हो? कहती इस वजह से कि इसने मुझसे पहले शादी की थी, इसने मुझसे वादा किया था कि जैसे स्कॉलर बनेगा ये वापस आएगा। हमारी एक बेटी भी थी, इसने तो इतना भी रहम नहीं किया, हम दोनों को यहाँ पर मारकर दफना दिया था। कि प्रिंसेस कहती है झूठ है, कहती है झूठ नहीं ये सच है, तुम दूसरी हो मैं पहली हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मेरी मासूम बेटी को मार डाला। उस दिन मैंने इससे कहा था कि अगर मैं घोस्ट भी बन गई ना तब भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैजेस्टी कहते तुमने ऐसा किया है ना? कहते नहीं किया। उसकी बेटी कह रही होती है कि फादर फादर आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? इस पर प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है, कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुमने शुरू से मुझसे झूठ बोला, बताओ ना तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी जब शादी हो चुकी थी। ऐसे ही प्रिंसेस मारने चलती है तो उसकी पहली वाइफ कहती है इसे मैं मारूंगी, ये मेरा शिकार है। मिस लिन कहती रुक जाओ, दोनों लोग रुक जाओ। दोनों को एक एक तलवार देती है और छोटी बच्ची को हथौड़ी देती है, कहती तुम तीनों मिलकर इसको यहाँ पर मार डालो। तीनों जाते हैं उसको मारने लगते हैं। चलो बदला पूरा हुआ। इधर हम देखते हैं कि जनरल और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, इन लोगों को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना पड़ेगा। मिस लिन और दोनों बच्चे खड़े होते हैं, साथ में प्रिंस भी खड़े होते हैं। चारों के चारों पूरी एक फैमिली लग रहे होते हैं। उस पर सैनिक कहता है कि 5 साल पहले जब आपने किसी लड़की के साथ रात बिताई थी कहीं वो मिस लिन ही तो नहीं थी? मिस लिन 5 साल पहले आप ही मेरे साथ थी ना? मैं नहीं थी। कहती नहीं थी। तो यहाँ पर प्रिंस कहते पता लगाओ। जब वो मिस लिन बच्चों का ब्लड निकालती है और पता लगाने के लिए उस ब्लड के पीछे पीछे जाती है, कुत्ते के अंदर अपनी बॉडी को डाल देती है जिससे उसकी परछाई वहां पर जाएगी। उसकी परछाई पता लगाएगी कि ये ब्लड कहाँ पर जा रहा है। पता चलता है वो प्रिंस के ऊपर जा रहा है। कहती है अच्छा यहाँ पर कोई नहा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता है कि यही उसके फादर है। कहती देखो तो कितना हैंडसम इंसान है, जाऊंगी तो है ही देखूंगी। दरवाजा खुलता है तो प्रिंस कहते यहाँ पर क्या करने आई हो? मुझे छूने आई हो क्या? कहती हाँ कितने हैंडसम हो तुम। वहां पर प्रिंस को सामने लिटा देती है, कहती है तुम्हें देख रही हूँ ना, सच में तुम्हारे जैसा पर्सन मैंने देखा ही नहीं। प्रिंस कहते तो फिर शर्माने की क्या बात है, चलो आओ ना किस करते हैं। उसे पलटते हैं, किस करने चलते हैं, लेकिन वो डॉग होता है। कहते हैं मिसलिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने यहाँ पर एक डॉग को भेज दिया। इधर मिसलिन कहती थैंक गॉड मेरी इज्जत बच गई, वरना आज ये प्रिंस मुझे छोड़ता नहीं। प्रिंस अब खड़े हो जाते हैं डॉग को लेकर, कहते कल रात किसी ने मेरे पास डॉग को भेजा था। मिसलिन कहते चुप बैठो, मैंने डॉग को नहीं भेजा था। ये कंपटीशन है जिसमें जो जीतेगा ना वही यहाँ का सब कुछ कार्यभार संभालेगा। मैजेस्टी कहते ठीक है। सब लोग टुकड़ियों में बट जाते हैं। वहां पर निशानेबाजी होने लगती है, लेकिन निशानेबाजी के जरिए जनरल और प्राइम मिनिस्टर अपने आदमियों को भी बुलाते हैं कि सबको मार दिया जाए। सबसे पहले इस मैजेस्टी को। यहाँ पर प्रिंस एक एक करके सबको बचाते हैं। मिसलिन के गले पर तीर लग जाता है, वो बहुत देर से रोने लगता है कि मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। मिसलिन ठीक होती है, अपने दोनों बच्चों से कहती मैं नाटक करूंगी, तुम लोग भी नाटक करना। चलो देखते हैं कि ये प्रिंस मुझसे कितना प्यार करते हैं। कहते हैं ठीक है आप लेट जाओ। वो फिर से लेट जाती है। दोनों बच्चे कह रहे होते हैं मदर मदर उठो ना उठो ना, अब मैं इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। प्रिंस कहते हैं कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो, मुझे पता है कि ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो। 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ इस तरह मत करो। प्रिंस कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बचा कर रहूंगा। उसको किस करने चलते तब तक मिसलिन उठ जाती है, कहती है मैं जिंदा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मर गई हूँ? मैं तो जिंदा हूँ। प्रिंस कहते हैं कि लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना। उसके गले लग जाते हैं, कहते हैं तुम मेरी कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे हो, ये मुझे चीज अच्छी नहीं लग रही। कहते हैं कि दोनों बच्चे मेरे ही हैं तो केयर तो करना ही पड़ेगा ना। मिसलिन रास्ते से जा रही होती तो प्रिंस का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं मुझसे दूर नहीं जा सकती, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर फिर भी भाग रही होती है। तब तक रुआन आ जाती है, कहती मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो उसे नीचे गिरा देती है, कहती मार नहीं सकती। रुआन का सब कुछ चला गया होता है, उसके फादर जेल में, हस्बैंड जेल में, वो भी एकदम पागल हो चुकी होती है। मिसलिन और प्रिंस साथ में होते हैं तो प्रिंस कहते हैं तुम और मेरे बच्चे हमेशा ही मुझे कमजोर कमजोर कहते हो ना, आज चलो अपनी तुम्हें कमजोरी दिखाता हूँ। वहां पर वो उसके साथ नाइट स्पेंड करती है, कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो, दूर हट जाओ बदतमीज कहीं के। कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी पावर दिखा रहा हूँ तो क्यों घबरा रही हो। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।